हमारा MCQ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ ड्रग विल कॉज परसिस्टेंट इंक्रीज ऑफ गेस्ट्रीन। ठीक है ना, तो ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है, ये हमने गेस्ट्रीन में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, ठीक है ना। ये देखें ये हमारा गेस्ट्रीन है। गेस्ट्रीन हमने कहा था गेस्ट्रीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइकार्बोनेट एंड डिवाइड बाई H+ आयन। ठीक है ना, अगर H+ आयन ज़्यादा हो तो गेस्ट्रीन कम हो जाता है। इसी तरह जब बाइकार्बोनेट ज़्यादा हो तो गेस्ट्रीन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है ना, तो जब हमारा प्रोटॉन पंप इंक्रीज बाय क्रॉनिक प्रोटॉन पंप यूज़ होती है ना, तो क्या होती है कि बाइकार्बोनेट ज़्यादा होती है, गेस्ट्रिक कम होती है ना। ठीक है ना, तो जब प्रोटॉन को इनहिबिट करते हैं ना, ये जब प्रोटॉन को इनहिबिट करते हैं तो गेस्ट्रीन ज़्यादा सिक्रेट होगा। ठीक है ना, तो ये जो है ठीक है ना। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हम यहाँ पे करेंगे। देखिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का यूज़ क्या है, एसिड रिलेटेड डिजीज़ में इसको हम यूज़ करते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को। ठीक है ना, अब साइड कौन सी है, साइड देखें एक्शन, साइड ऑफ एक्शन देखें। अगर ये स्टमक है, ये हमारा स्टमक है, स्टमक के पास जो पैराइटल सेल्स होते हैं ना, पैराइटल सेल्स इस जगह पे ये हमारे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स काम करते हैं। देखिए पैराइटल सेल को अगर हम बाहर निकाल लें, ये देखें यहाँ पे तो पैराइटल सेल की लुमिनल वाली साइड पे देखें, लुमिनल वाली साइड पे ये देखें ब्रश बॉर्डर है, ये देखें इस तरह का। इस जगह में आपको नज़र आएगा एक पंप, ये देखें ये पंप, ये गोल वाला पंप, ये पंप क्या करता है, सिक्रेट करता है H+ आयन को और अंदर लेके जाता है पोटेशियम को। ठीक है ना, तो पोटेशियम को अंदर और H+ आयन को ये सिक्रेट करता है। ठीक है ना, अब इस सिक्रेशन को, ठीक है ना, इस पंप को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप, या फिर इसको सिंपली क्या कहते हैं, प्रोटॉन पंप। ठीक है ना, हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप, या इसको सिंपली प्रोटॉन पंप कहते हैं। इस पंप को रेगुलेटर्स हैं कुछ। ठीक है, इस पंप के रेगुलेटर्स कौन कौन से हैं। नंबर वन देखें कि एसिटाइलकोलिन थ्रू M1 रिसेप्टर्स आता है। ये देखें ये सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स के जरिए इसको स्टिमुलेट करता है इस पंप को। ठीक है ना, अच्छा ये एक हो गया। और दूसरा देखें हिस्टामिन भी H2 रिसेप्टर्स के जरिए, देखें हिस्टामिन के H2 रिसेप्टर्स के जरिए आगे स्टिमुलेट करता है इस पंप को, और फिर काम ये तेज करता जाता है H+ सिक्रेट और पोटेशियम अंदर। उसके बाद देखें CCK, ये देखें CCK जो है CCK ये भी स्टिमुलेट करता है थ्रू जी सेल्स के जरिए, देखें जी सेल्स के जरिए स्टिमुलेट करता है ये जो प्रोटॉन पंप को। तो प्रोटॉन पंप जब स्टिमुलेट होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा एसिड H+ आयन बाहर करता है और ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम अपने अंदर लाके समेट लेता है। ठीक है ना, तो अब देखें इसको याद कैसे करेंगे, एसिड सिक्रीशन है भाई, एसिड सिक्रीशन है। ठीक है ना, एसिड फॉर एसिटाइलकोलिन, सिक्रीशन फॉर CCK। ठीक है ना, ये देखें CCK और है से मतलब हिस्टामिन, ये तीनों क्या करते हैं, एसिड सिक्रीशन कराते हैं। ठीक है ना, एसिड सिक्रीशन है। उसके बाद देखें एक और चीज़ है जो अगेंस्ट ऑल ऑड्स इसको एसिड प्रोटॉन पंप की एक दुश्मन है। ठीक है, वो क्या है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की दुश्मन। ये देखें दूसरा सेल बनाया हमने, ये है हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है ना, प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये इसे इनहिबिट करते हैं प्रोटॉन पंप को, यानी कि हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase को ये इनहिबिट करते हैं। साथ साथ क्या करते हैं, इसके और भी फंक्शन है। ये देखें ये वेज़ोडाइलेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वॉश आउट हो जाते हैं ऑल द इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। और फिर ये क्या करते हैं, साथ में बाइकार्बोनेट एसिड को भी सिक्रेट बाइकार्बोनेट की भी सिक्रेशन कराते हैं, जो फिर इनडायरेक्टली फिर जो बाहर निकले हुए H+ आयन को ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज भी करता है। ठीक है ना, ठीक है ना। देखें अब ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस का जो रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन सा है पता है, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस का रेट लिमिटिंग एंजाइम आपको पता है ना, कॉक्स साइक्लोऑक्सीजिनेस होता है। ठीक है ना, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ठीक है ना, ये देखें यहाँ पे जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये इनका जो रेट लिमिटिंग एंजाइम है ये असल में है साइक्लिक एंडोपेरोक्साइड्स। ठीक है ना, हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, तो इनका जो रेट लिमिटिंग एंजाइम है साइक्लोऑक्सीजिनेस है, वो साइक्लोऑक्सीजिनेस 1, 2 और 3 भी होता है। ठीक है ना, तो ये रेट लिमिटिंग एंजाइम जो है अगर हम किसी भी पेशेंट को NSAIDs देते हैं ना, तो ये वो NSAID क्या करता है, वो जाके इनहिबिट करता है इस रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को। तो सिर्फ प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनता, बदले में क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनता। तो प्रोस्टाग्लैंडिन के फंक्शंस क्या क्या गिनवाए हमने आपको, ये इनहिबिट करता है किसको, प्रोटॉन पंप को, यानी हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase को। ये भी नहीं होता और इसकी वेज़ोडाइलेशन भी नहीं हो पाती। अब वेज़ोडाइलेशन नहीं होती तो फिर क्या होता है, H+ आयन भी सिक्रेट नहीं हो पाता। ठीक है ना, जब ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, तो ये देखो ना बेचारा अकेला इसको इनहिबिट कर रहा था। तो होता क्या है, ये जो कल्प्रिट्स हैं, ये हमारे कल्प्रिट्स तो नहीं, खैर नहीं है, ये फैक्टर्स हैं। ठीक है ना, ये अच्छे भी हैं, ये HCl ज़रूरी होता है बहुत। तो M1 वाले और हमारे हिस्टामिन वाले और उसके बाद CCK वाले, CCK थ्रू गेस्ट्रीन एंटेरोपेप्टाइड रिसेप्टर्स, हिस्टामिन थ्रू H2 रिसेप्टर्स, एसिटाइलकोलिन थ्रू M1 रिसेप्टर्स धड़ाधड़ इसको स्टिमुलेट करते रहते हैं। ये देखें यहाँ पे ये स्टिमुलेट होता रहता है, ये स्टिमुलेट होता रहता है और H+ आयन सिक्रेट होता जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा H+ आयन सिक्रेट होने की वजह से, NSAIDs की वजह से
है एनसेड की वजह से, इनिबिशन की वजह से उसके बाद यहाँ पे इनकी कम्पिटिटिव यानी कि अनचेक्ड स्टिमुलेशन की वजह से ज़्यादा एसिड सीक्रेट होता है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, अल्सर्स बनते हैं। तो एनसेड इंड्यूस्ड अल्सर्स कहते हैं, ठीक है। एनसेड इंड्यूस्ड अल्सर्स हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है कि जब भी आप किसी को एनसेड देते हैं तो ये रिकमेंडेड ये है कि आप उस पेशेंट को क्या दे दें, आप उस पेशेंट को प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे दें या फिर H2 ब्लॉकर दे दें, ठीक है ना। या तो आप H2 ब्लॉकर दे दें या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे दें, ठीक है ना। याद रखें, जब भी कभी आप एनसेड किसी पेशेंट को देंगे तो आप साथ में क्या देंगे, या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देंगे या फिर H2 ब्लॉकर देंगे, ठीक है ना। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या करेगा, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इस को ब्लॉक करेगा, या H2 ब्लॉकर क्या करेगा, इसको H2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से स्टिमुलेशन कम होगी और H+ आयन सीक्रेट कम होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी पेशेंट को एनसेड दे दिया लेकिन आपने ये दोनों नहीं दिए तो उसको अल्सर बन गया, कौन सा, एनसेड इंड्यूस अल्सर, एनसेड इंड्यूस अल्सर बन गया, तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस फिर क्या होगी, उसकी एनसेड इंड्यूस अल्सर की ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनसेड इंड्यूस अल्सर इज अगेन आपका प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। लेकिन पेशेंट क्या, डॉक्टर एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर आपसे पूछा कि व्हाट इज़ द स्पेसिफिक ड्रग फॉर एनसेड इंड्यूस्ड अल्सर NIU, तो आप क्या कहेंगे, उसका आंसर मिज़ोप्रोस्टोल है। मिज़ोप्रोस्टोल जो है, मिज़ोप्रोस्टोल इज प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसी तरह इसको हम रेगुलेट करते हैं किसको, पैराइटल सेल के अंदर एसिड सीक्रेशन। अब देखें, इसके अलावा हम M1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं। आपको हमने पहले भी बताया हुआ है कि हम M1 रिसेप्टर्स को एंटी मस्क्रीनिक जो है M1 रिसेप्टर्स कौन कौन से दे सकते हैं। यहाँ पे हमने कहा था ना पायरेंजिपिन, याद है, पायरेंजिपिन हमने कहा था। इसके अलावा टीलेंजिपिन या टीलेंजिपिन कहा था, टीलेंजिपिन, ठीक है ना, टीलेंजिपिन। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये जो ड्रग्स हैं ये इस तरह अवेलेबल नहीं है। ये क्या करते हैं, ये M1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं और ये क्या करते हैं, एसिड सिक्रेशन को कम करते हैं। क्यों, कैसे, जैसे इनहिबिट करते हैं रिसेप्टर्स को, तो रिसेप्टर फिर आगे स्टिमुलेट नहीं कर पाता, ठीक है। ये ड्रग्स आके किस पे एक्ट करती हैं, ये हमारे पैराइटल सेल ऑफ द स्टमक में, ठीक है ना, ये देखें, ये देखें, ठीक है ना। इसके अलावा क्या जैसे हम ब्लॉक कर सकते हैं इसको H2 रिसेप्टर्स को। H2 रिसेप्टर्स के हमारे पास रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, निज़ाटिडीन, ये सारे रेनिटिडीन वगैरह दे सकते हैं, ठीक है ना। तो जब देंगे तो ब्लॉक हो जाएगा कौन सा, हाइड्रोजन पोटेशियम ADPase या प्रोटॉन पंप, ये इसको ब्लॉक करेंगे तो ये स्टिमुलेट नहीं कर सकेगा, ठीक है। इसका भी वही मैकेनिज्म है, ठीक है ना। अच्छा, ये सारे तो हो गए, हम इसको भी ब्लॉक कर सकते हैं, इसको भी ब्लॉक कर सकते हैं, इसको भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो हम इसको इनडायरेक्टली पंप को ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं करते कि डायरेक्ट ही हम पंप को ही ब्लॉक कर दें इस जगह पे, ठीक है ना। इस जगह में हम पंप को ही ब्लॉक कर दें। हम क्या देंगे, तो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन हम देंगे, अगर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, तो हम पंप को ही ब्लॉक कर सकते हैं। जब हम पंप को ब्लॉक करेंगे तो नो मैटर यहाँ से कितना भी आपको स्टिमुलेशन आता है वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो देखिए अब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की डिटेल पढ़ते हैं। इनमें ड्रग्स कौन कौन सी हैं, देखिए हमारे पास ओमेप्राजोल है, ठीक है ना। इसी तरह इसोमेप्राजोल है, याद रखें, इसोमेप्राजोल Me2 ड्रग ऑफ द ओमेप्राजोल कहलाती है, ठीक है ना। तो Me2 ड्रग ऑफ ओमेप्राजोल का क्या मतलब है, यानी कि स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ इस जैसा ही होगा, ठीक है ना। लेकिन इसका जो बेटर साइड इफेक्ट प्रोफाइल होगा, ठीक है ना, इसका साइड इफेक्ट प्रोफाइल, ठीक है ना, ये बेटर साइड इफेक्ट प्रोफाइल होगा, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे पास रेविप्राजोल है, लेंजोप्राजोल है, जो है अच्छा डेक्सलेंजोप्राजोल है, पेंटोप्राजोल है। तो ये सारी की सारी जो है 6 की 6 हमारी जो यूज़ होने वाली ड्रग्स हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ठीक है ना। अब ये 6 क्या है, ये 6 की 6 हमारे क्लिनिकली यूज्ड जो है ना प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं। देखें, इसके अलावा भी ड्रग्स हैं, फॉर एग्जांपल देखें न्यूअर ड्रग्स हो सकते हैं या फिर अंडर ट्रायल ड्रग्स में मैं आपको बताता हूँ वोनोप्राज़ान, ये ठीक है ना, ये हमारी ड्रग है जो जापान में यूज़ हो रही है, लेकिन ये एशियन कंट्रीज़ में, ये पाकिस्तान इंडिया वगैरह में नहीं हो रही। इसी तरह रिवाप्राज़ान है, इसी तरह टिनेटोप्राज़ान है, ठीक है ना। तो ये अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं हो रहे वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना। कुछ मुल्कों में होते हैं, कुछ मुल्कों में नहीं होते, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके जो यूजेस हैं, यूजेस में सबसे पहले देखें कि ड्रग ऑफ चॉइस किस किस जगहों में है। जो PIs आर ड्रग ऑफ चॉइस इन पेप्टिक अल्सर डिजीज़, इसके H. pylori थेरेपी में, और उसके बाद GERD में, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ में, जोलिंगर एरिसन में, दीज आर ड्रग ऑफ चॉइस। इसके अलावा
इंसेट इंड्यूस, ये तो मैंने बताया इंसेट इंड्यूस अल्सर्स में ये ड्रग ऑफ चॉइसेस हैं। देखिए आउट ऑफ फिर इन सब ड्रग्स में हमारे पास जो राबिप्राजोल है, दैट इज मोस्ट पोटेंट राबिप्राजोल एंड फास्टेस्ट एक्टिंग ड्रग, ठीक है ना। तो ये तो ठीक है ना, तो ड्रग ऑफ चॉइसेस पे। इसके अलावा देखें कि आईसीयू में पेशेंट्स में प्रोफाइलेक्टिकली जो है स्ट्रेस रिलेटेड म्यूकोजल ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम क्या देते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दे सकते हैं, ठीक है ना, एज ए प्रोफाइलेक्टिक इसमें यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल कशिंग अल्सर जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, कशिंग्स अल्सर, ठीक है ना, तो ये स्ट्रेस रिलेटेड, ठीक है ना, इसको ठीक है ना। देखिए अब हम देखते हैं कि अवेलेबल फार्मूलेशंस क्या क्या है। अवेलेबल फार्मूलेशंस हमारे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के देखें, आईवी में हमारे पास कौन कौन मौजूद है, पेंटोप्राजोल मौजूद है और एसोमेप्राजोल मौजूद है आईवी फॉर्म में। इसी तरह ओरल में सारे ऑल ऑफ दम जितने भी 6 के 6 हमने पढ़े वो सारे के सारे मौजूद हैं ऑल उसमें। उसके बाद सस्पेंशन में हमारे पास ड्रिंक, सस्पेंशन जो भी और ड्रिंक करते हैं ना, पीओ, तो पेंटोप्राजोल हमारे पास है, एसोमेप्राजोल है और हमारे पास ओमेप्राजोल, ये सारे के सारे सस्पेंशन में मौजूद हैं। इसके अलावा देखें ओरली जो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, जैसे पॉलीपेप की टेबलेट हो जो मुंह में रखो तो ऐसे जज़ब हो जाते हैं, उसके साथ पानी की ज़रूरत नहीं होती, नो नीड टू टेक वाटर। उसमें हमारे पास लेंजो है, ठीक है ना, लेंजो हमारे पास लेंजो वाला कहता है लाओ यार बस खाता हूँ, लाओ यार बस खाता हूँ, तो लेंजो है। उसके बाद स्प्रिंकल्ड और फूड कौन कौन सी कर सकते हैं हम, इसी तरह राबिप्राजोल, ठीक है ना, राबिप्राजोल, ठीक है ना, राबिप्राजोल के ऊपर छिड़कना, ठीक है ना, तो इसको राबी पे ज़्यादा नहीं है, राबी पे ज़्यादा के ऊपर छिड़कना, ठीक है। तो ये राबिप्राजोल जो है छिड़क सकते हैं हम फूड के ऊपर। ये क्या कंडीशंस होती है, फॉर एग्जांपल एल्डरली जो जिद पे अड़ा है कि जैसे हमारी जो बेगम ददी है वो कहती है मैं तो नहीं खाऊंगी, जो क्या कहते हैं उसको टेबलेट मैं नहीं पीती हूँ कुछ भी, या जूस भी सिरप भी मैं नहीं पीती हूँ, तो उस तरह के पेशेंट्स को खाने में डाल के स्प्रिंकल करके दे सकते हैं राबिप्राजोल को, ठीक है। उसके बाद देखें कि स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन है, ठीक है ना, उनको पीने को मुश्किल होती है तो उनको हम स्प्रिंकल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह देखिए याद रखें कि ऑल पीपीआईज जो हैं, जितने भी पीपीआईज हैं ये होते हैं एसिड लेबाइल, ठीक है ना, ये एसिड लेबाइल होते हैं और ये प्रो ड्रग्स होते हैं, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट्स मतलब ये अंदर जाके बाद में फिर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो ये देखिए मेटाबॉलिज्म की बात है, तो ये मेटाबोलाइज टू एक्टिव फॉर्म। तो या फिर हमारी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की एक्टिव फॉर्म कौन सी है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की एक्टिव फॉर्म सल्फिनामाइड है, ठीक है ना, सल्फिनामाइड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की एक्टिव फॉर्म है। अब देखें, अब हीट लेबाइल, एसिड लेबाइल का क्या मतलब, दे इजिली ब्रेक इन द स्टमक, ठीक है ना, अगर ये दे इजीली ब्रेक होते हैं इन द स्टमक तो क्या होता है कि ये फिर हमें एंटेरिक कोटिंग में देनी पड़ती है, ठीक है ना। एंटेरिक कोटिंग इनको एसिड रेजिस्टेंट बनाती है। जब एसिड रेजिस्टेंट होती है ना ये ड्रग, कोई भी ड्रग, तो ये फिर जाती है इंटेस्टाइन में, स्टमक को क्रॉस करके एब्जॉर्ब होती है वहाँ से इंटेस्टाइन में। एक बार जब इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होती है तो क्या होता है, ये फिर सिक्रीट हो जाती है, ठीक है ना। तो सिक्रीट देखो एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइनल लूमेन, तो से ये फिर एब्जॉर्ब होती है, तो सिक्रीट कहाँ होगी, सिक्रीट होगी ये सिक्रीट होगी हमारे पैराइटल सेल में, ये सिक्रीट होगी, ठीक है। पैराइटल सेल की डायग्राम हमने पहले आपको बताई थी ना, ये देखें, ठीक है ना। तो ये सिक्रीट होगी SERET सिक्रीट होगी पैराइटल सेल में, ठीक है ना, पैराइटल सेल में, ठीक है ना। तो एक बार जब ये फिर सिक्रीट होते हैं हमारे पैराइटल सेल में, तो ये क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase को, इरिवर्सिबली उसको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है ना। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स पैराइटल सेल में इरिवर्सिबली ब्लॉक कर देंगे हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase को, ठीक है ना। तो अब जो हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase यानी कि प्रोटॉन पंप को, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, इरिवर्सिबली इनहिबिट करते हैं। तो क्या होता है कि नेक्स्ट जो प्रोटॉन पंप जनरेशन होती है ना, नेक्स्ट जो प्रोटॉन पंप जनरेशन को आने में तकरीबन 18 से 20 घंटे लगते हैं, ठीक है ना, 18 से 20 घंटे लगते हैं नेक्स्ट जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को आने में, ठीक है ना, ये बनने में आने में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसको देयरफॉर इसको हम OD में दे सकते हैं। OD डोसेस बहुत सूटेबल रहती है, लेकिन until and unless severity is very high the OD is good enough, ठीक है। तो अब इसको बढ़ा भी सकते हैं अगर severity हाई है तो, ठीक है ना। ठीक है ना। अब देखें कि ओरल बायो अवेलेबिलिटी की बात करें इस ड्रग की, तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा लो होती है विद द फूड, ठीक है ना। इसीलिए आप इसको जब भी डिफ़ाइन करें कि किसी फूड को, किसी गोली को, दवाई को फूड के साथ देना है या किसके साथ देना है, तो उसकी ओरल बायो अवेलेबिलिटी देखते हैं हम, ठीक है ना, विद द फूड देखें। अब फॉर एग्जांपल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की बायो अवेलेबिलिटी विद द फूड इट इज़ वेरी लो, तो आप इसको फूड के साथ नहीं दे सकते, ठीक है ना। आप इसको एम्प्टी स्टमक देंगे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को, इसीलिए हम
क्या करते हैं 1 घंटा पहले, मील से 1 घंटा पहले देते हैं। और स्पेशली जो बेस्ट क्या होता है कि इसको एवरी मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट हम देते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। तो क्या बना कि ओडी डोज हम देंगे, और ओडी डोज कैसे देंगे, एम्प्टी स्टमक देंगे, या फिर क्या कहेंगे उसको मरीज़ को कि आप जाओ जाके हर सुबह नाश्ते से पहले 1 घंटा पहले आप खा लेना, ठीक है ना। ठीक है ना। आप देखें हम हाफ लाइफ, टी हाफ लाइफ देखते हैं। टी हाफ लाइफ मतलब ये ड्रग कितनी देर तक हमारे प्लाज्मा में रह सकती है, ठीक है ना, टी हाफ लाइफ, ठीक है ना, इसको कहते हैं। देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि ये तकरीबन ओडी हम इसको देते हैं इरिवर्सिबली, ये 20-20 घंटे तक ये प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करती है, तो इसका टी हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, कोई 20 की 10 होनी चाहिए, इस तरह वो आसपास। ये सारा गलत है। जबकि देखें, याद रखें, टी हाफ लाइफ ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स इस रेंजेस बिटवीन 1 and 2 आवर्स, ठीक है ना। ये देखें, ये बहुत बड़ी ट्रिक है, ठीक है ना। तो इसकी जो हाफ लाइफ होती है ना 1 to 2 आवर्स होती है। रहते हैं ये जल्दी ये जो ब्लड में अपना काम ख़त्म करते हैं, जाके एब्जॉर्ब होते हैं स्टमक में, ठीक है ना। उसके बाद अपना काम इरिवर्सिबली उसको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को इनहिबिट करते हैं। इनहिबिट करने के बाद ये खुद भाग जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं, हिट एंड रन, हिट एंड रन, ठीक है ना। तो ये देखें, हिट एंड रन ड्रग्स कहते हैं इसको, ठीक है ना। ये हिट एंड रन ड्रग वो ड्रग्स हैं जिनकी एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ एक्शन से उनकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है ना। इसका केस ले लें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का, फॉर एग्जांपल ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 24 घंटे, ठीक है ना, जबकि हाफ लाइफ 1 to 2 आवर्स, ठीक है ना। इस तरह के सिनेरियो वाली ड्रग्स को क्या कहते हैं, हिट एंड रन ड्रग्स। इसके अलावा और कौन सी ड्रग्स हैं हिट एंड रन ड्रग्स में, ठीक है ना। तो जो दूसरी हिट एंड रन ड्रग्स हैं हमारे पास, ये देखें, इसको ग्रूम कहते हैं, ठीक है ना। ग्रूम मतलब गुआनिथिडीन, ठीक है ना, सबसे पहले। उसके बाद रिजरपीन, उसके बाद हमारे पास आती है ओमेप्राजोल, ठीक है ना, और उसका ग्रुप। उसके बाद माओ इनहिबिटर्स में सिलेजिलीन, ठीक है ना, और उसके बाद हमारे पास क्या है, राजाग्लीन, ठीक है ना। तो ये ड्रग्स हमारे क्या है, हिट एंड रन ड्रग्स हैं, ठीक है ना। अब देखें, अगर हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की ड्रग मेटाबॉलिज्म की बात करें तो देखें, दे आर मेटाबोलाइज्ड बाय, ठीक है ना, CYP 2C19 और CYP 3A4, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ देम आर मेटाबोलाइज्ड बाय CYP 2C19, ठीक है ना। अब अगर इस मेटाबॉलिज्म को हम देखें तो यहाँ पे एक खास किस्म की ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन सामने आती है, ठीक है ना। तो ये जो CYP 2C19 है ना, ये CYP 2C19 इसी के ज़रिए हमारी मेटाबोलाइज होती है क्लोपिडोग्रिल भी एक प्रोड्रग है, याद रखना। क्लोपिडोग्रिल भी एक प्रोडक्ट है जस्ट लाइक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है, ठीक है ना। क्लोपिडोग्रिल को भी अपना एक्शन दिखाने के लिए मोटाबोलाइज होना पड़ता है एक्टिव फॉर्म में, इसको प्रोड्रग कहते हैं। जो कि मोटाबोलाइज होती है एक्टिव फॉर्म में, मेटाबोलाइज होने के बाद एक्टिव होती है, उसको प्रोड्रग कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। तो एक तो हो गए क्लोपिडोग्रिल जो कि प्रोड्रग है। अब हमने कहा कि फिर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स भी प्रोडक्ट्स हैं। तो अब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के अंदर जो हमारी ओमेप्राजोल है ना, ओमेप्राजोल, ठीक है ना, ओमेप्राजोल ये भी प्रोड्रग है। ये भी बिल्कुल इसी तरह मेटाबोलाइज होगी। मेटाबोलाइज किसके ज़रिए होगी भाई CYP 2C19 के ज़रिए, ठीक है। यही सिनेरियो इधर भी है, लेकिन एडिशनल जो एक्शन है ओमेप्राजोल का वो ये है कि ये जो है ना, ये इनहिबिट करती है इसको, किसको, CYP 2C19 को, ठीक है ना। एट द सेम टाइम देखें, ये पिक्चर है, यहाँ पे ये स्टिमुलेट कर रहा है, इसको मेटाबोलाइज कर रहा है, और इसको प्रोड्रग को एक्टिव ड्रग में। इसी तरह ये CYP 2C19 इसको भी मेटाबोलाइज कर रहा है, प्रोड्रग को, ओमेप्राजोल को एक्टिव ड्रग में, ठीक है ना। जब एक्टिव ड्रग में ये मेटाबोलाइज कर रहा है तो एट द सेम टाइम ये क्या करती है, इनहिबिट करती है CYP 2C19 को भी। तो ये सिनेरियो जब बनता है तो अब आप खुद सोचें कि एक बंदा जिसने इसके साथ, इस ड्रग के साथ अगर क्लोपिडोग्रिल लेना है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल एक बंदा है, एक पेशेंट है जिसने सुबह नाश्ते से पहले उसने ये ओमेप्राजोल ली। अब नाश्ते के बाद उसने क्या लेना है, ये देखें, इधर बताता हूँ। नाश्ते से पहले ले ली उसने ओमेप्राजोल, ठीक है। अब नाश्ते के बाद उसने लेना है क्लोपिडोग्रिल, ठीक है ना। क्लोपिडोग्रिल नाश्ते के बाद उसने लेना है, तो क्या होगा, ठीक है ना। अब तो नाश्ते से पहले इसने ले ली है, तो ये ओमेप्राजोल क्या करती है, इसको इनहिबिट करती है। अब जब ये इनहिबिट होता है तो क्लोपिडोग्रिल प्रो एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट नहीं हो पाती, और होता क्या है कि जो पेशेंट क्या है, एक थ्रोम्बोटिक एपिसोड में उसको सफ़र करेगा, ठीक है ना। तो थ्रोम्बोटिक एपिसोड वो एक्सपीरियंस कर सकता है पेशेंट। इसीलिए याद रखें कि जो क्लोपिडोग्रिल है ये कंट्रा इंडिकेटेड है विद ओमेप्राजोल, ठीक है ना। याद रखें, ये देखें, कंट्रा इंडिकेटेड कैन नॉट बी गिवन, ठीक है ना।
ठीक है ना। अगर आपके फैमिली में कोई इस तरह का क्लोपिडोग्रिल ले रहा है, उसको आप उसको खबरदार कर सकते हैं, उसको एकदम आप रोक लेंगे, ठीक है ना, क्लोपिडोग्रिल और ओमेप्राजोल को मिला के खाने से, ठीक है। मैंने पहले भी बताया कि इस ग्रुप में सारे नहीं है, ओमेप्राजोल है और एक दो कुछ और, लेकिन जो रैबिप्राजोल और पेंटोप्राजोल है ना, ये देखें ये दे हैव लीस्ट इंटरेक्शन विद क्लोपिडोग्रिल, ठीक है ना। सो दे कैन बी गिवन विद क्लोपिडोग्रिल, ठीक है ना। कौन कौन से, रेबिप्राजोल और पेंटोप्राजोल कैन बी गिवन विद क्लोपिडोग्रिल, ठीक है ना, ठीक है ना। इसको आप याद रख सकते हैं पीसीआर से, ठीक है ना। पीसीआर मतलब पेंटोप्राजोल, रेबिप्राजोल, दे आर हैविंग लीस्ट इंटरेक्शन विद क्लोपिडोग्रिल, ठीक है ना। तो वो क्लोपिडोग्रिल के साथ हम दे सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। अब साइड इफेक्ट्स देखते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के साइड इफेक्ट्स देखें। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स क्या करते हैं, ये डिक्रीज करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को, ठीक है ना, फ्रॉम द इंटेस्टाइन, यानी कि फिर ऑस्टियोपोरोसिस होगी, ठीक है ना, और इंक्रीज करते हैं रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स को, यानी कि स्ट्रेस फ्रैक्चर्स, ठीक है ना। उसके बाद एंड ऑल्सो क्या करते हैं, ये डिक्रीज करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 को, जिसकी वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद देखें लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स में हमारे पास प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस है, ठीक है ना। ये सूडोमेम्ब्रेनस क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल के इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसी तरह गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है, ठीक है ना। इसी तरह याद रखें कि पहले रिसर्च स्टडीज़ आई थी जो बता रही थी कि जो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा को ये बढ़ावा देते हैं, ये कौन कौन से गैस्ट्रिक एट्रोफी और गैस्ट्रिक कार्सिनोमा को ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, लेकिन अभी ये स्टडीज़ गलत साबित हुई हैं, ठीक है ना। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है, सही है ना। उसके बाद देखें कि क्योंकि हम पीएच चेंज कर रहे होते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की वजह से, तो होता क्या है कि एसिड लबाइल जो ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जाम्पल इवन क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल देखें यहाँ पे, ठीक है ना, ये प्रोलिफरेट करते हैं स्टमक में, ठीक है ना। इसके अलावा देखें कि निमोनिया कॉज कर सकते हैं, ये करा सकती है ये क्या कहते हैं ड्रग्स। उसके बाद एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस करा सकती है, स्पेशली इन क्रोनिक सीकेडी पेशेंट्स, ठीक है ना। सीकेडी पेशेंट्स में ये एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस करा सकते हैं। कार्डियोटॉक्सिसिटी भी रिसेंटली रिसर्च से सामने आई है, लेकिन टेक्स्ट बुक में ये इंक्लूडेड नहीं है अभी, ठीक है ना। तो ये सही है ना, कार्डियोटॉक्सिसिटी के लिए भी ये जिम्मेदार हो सकते हैं, ठीक है ना। ये देखें ये हमारा ओवरऑल साइड इफेक्ट्स ऑफ द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ठीक है ना। देखें एस्पालोरी थेरेपी में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है ना। देखें एस्पालोरी थेरेपी में लाजिमन, इसको हम डिटेल पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट होती है ट्रिपल थेरेपी के लिए अगेंस्ट एस्पालोरी, ठीक है ना। तो ये देखें इसमें क्या होता है, 3 ड्रग्स देते हैं फॉर 14 डेज, ठीक है ना, 3 ड्रग्स फॉर 14 डेज, ठीक है ना। इसमें एक तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का होना लाजमी है, ठीक है ना। ये देखें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एक प्लस 2 एंटीमाइक्रोबियल्स, ठीक है ना। 2 एंटीमाइक्रोबियल्स हैं, कौन कौन से 2 एंटीमाइक्रोबियल्स, हमारे पास कैम है, CAA और M, ठीक है ना, CAM कैम, ठीक है ना। कैम मतलब क्लेरिथ्रोमाइसिन 500 mg BD, ये सारे BDs में देते हैं, ठीक है ना। एमोक्सिसिलिन फॉर 1 ग्राम BD एंड मेट्रोनिडाजोल 500 mg BD। तो इन तीन में से 2 देते हैं और साथ में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ऐड करते हैं फॉर 14 डेज और BD की फॉर्म में, ठीक है, ठीक है ना। तो ये बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस एच पाइलोरी के लिए की वजह से एच पाइलोरी ज़्यादा से ज़्यादा डीट हुआ है इस पर, तो क्या करते हैं हम क्वाड्रुपल थेरेपी भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ट्रिपल थेरेपी की जगह में क्वाड्रुपल थेरेपी भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो अब क्वाड्रुपल पे देखें यहाँ पे क्या था, ये सारे भी BD देते हैं और हमारे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर भी BD ही देते हैं, ठीक है ना, सारे के सारे BD देते हैं। लेकिन अब क्वाड्रुपल थेरेपी देखें, क्वाड्रुपल थेरेपी भी 14 डेज़ के लिए ही देते हैं, जस्ट लाइक ट्रिपल थेरेपी भी 14 डेज़ के लिए, क्वाड्रुपल थेरेपी भी 14 डेज के लिए देते हैं। लेकिन क्वाड्रुपल थेरेपी के 2 तरीके हैं, देखें या तो दोनों आप या इनमें से कोई सा भी आप दे सकते हैं, 1 या 2, ठीक है। लेकिन दोनों में आप लाजिमन क्या यूज़ करेंगे, हमारा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लाजिमन यूज़ करेंगे, वो भी BD में, ठीक है ना। BD में आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लाजमी यूज़ करेंगे, ठीक है ना। क्वाड्रुपल थेरेपी में BD में आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लाजमी यूज़ करेंगे, लेकिन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के साथ आप क्या यूज़ करेंगे इस पे डिपेंड करता है, 1 और 2 डिफरेंट है ये, ठीक है ना। तो आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर BD में यूज़ करेंगे फॉर 14 डेज़, लेकिन उससे नीचे जो भी आप देंगे ना वो 4 टाइम्स डेली देंगे। ये देखें 4 टाइम्स डेली आप देंगे अपार्ट फ्रॉम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। एक साइड कौन सी है देखें, इसमें आप ये यूज़ करेंगे मेट्रोनिडाजोल, ठीक है ना। एक आप मेट्रोनिडाजोल देंगे फॉर 500 mg, ठीक है ना, कितनी बार 4 टाइम्स, ठीक है ना। उसके बाद टेट्रासाइक्लिन्स देंगे, फॉर एग्जांपल कोई सा भी क्लेरिथ्रोमाइसिन, ये वो 500 mg देंगे 4 टाइम्स। उसके बाद बिस्मथ का कोई भी कंपाउंड, ठीक है ना, बिस्मथ देंगे
524 mg बिस्मथ सब सेलिसाइलेट बोलते हैं इसको, ठीक है, बिस्मथ सब सेलिसाइलेट 524 mg बिस्मथ सब सेलिसाइलेट, ठीक है ना, फॉर 4 टाइम्स, ठीक है। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है क्वाड्रुपल थेरेपी फॉर 14 डेज़ का? दूसरा तरीका ये है कि आप देंगे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर BD, लेकिन उसके साथ क्या देंगे, क्लेरिथ्रोमाइसिन 500 mg 4 टाइम्स अ डे, एमोक्सिल कितनी बार देंगे 1 ग्राम 4 टाइम्स अ डे, और मेट्रोनिडाजोल 500 mg कितनी बार देंगे 500 mg फॉर 4 टाइम्स अ डे, ठीक है ना। तो ये है ओवरऑल क्वाड्रुपल थेरेपी, ठीक है ना, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास H पाइलोरी के लिए ट्रिपल थेरेपी और क्वाड्रुपल थेरेपी के अलावा हमारे पास क्या है, हमारे पास सीक्वेंशियल थेरेपी भी है। सीक्वेंशियल थेरेपी देखें हम 10 डेज़ के लिए देते हैं। जिस तरह हमने क्या किया, हमने 14 दिन के लिए ट्रिपल थेरेपी दी, 14 दिन के लिए हमें क्वाड्रुपल भी थेरेपी देते हैं, जबकि हमारी सीक्वेंशियल थेरेपी में है ना ये 10 दिन के लिए देते हैं, ठीक है ना। अब सीक्वेंशियल क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसमें जो एंटीमाइक्रोबियल सीक्वेंस में यूज़ करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट फ्यू डेज़ में कुछ और, नेक्स्ट फ्यू डेज़ में कुछ और, ठीक है ना। तो शुरू में देखें हम डे 1 से लेकर डे 5 तक क्या देते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ठीक है ना। नेक्स्ट में भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो दोनों में रखते हैं हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ठीक है ना, BD बेसिस पे, ठीक है ना, BD बेसिस पे रखते हैं। इसके अलावा डे 1 to 5 में ऐड क्या करते हैं हम, हाई डोज एमोक्सिसिलिन, यानी कि 1 ग्राम BD में हम एमोक्सिसिलिन यूज़ करते हैं, ठीक है ना, हाई डोज एमोक्सिसिलिन यूज़ करते हैं। इस तरह डे 6 to 10 में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर BD के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, क्लेरिथ्रोमाइसिन 500 mg BD, ठीक है ना, और क्या यूज़ करते हैं प्लस टिनिडाजोल या मेट्रोनिडाजोल में से 500 mg BD हम यूज़ करते हैं, इनमें से एक टिनिडाजोल और मेट्रोनिडाजोल में से। ये है हमारी सीक्वेंशियल थेरेपी, ठीक है, ठीक है ना। आप देखें अगर एक पेशेंट को एनसाइड इंड्यूस अल्सर है तो हम क्या करेंगे, हम देते हैं जो अल्सर प्रोटेक्टिव्स, ठीक है ना। अब अल्सर प्रोटेक्टिव्स जो देते हैं हम, ठीक है ना, तो वो हम किसके साथ दे सकते हैं, किसके साथ नहीं। देखें सुक्राल्फेट एक है हमारे पास अल्सर प्रोटेक्टिव्स, और बिस्मथ सब सेलिसाइलेट्स हैं, ठीक है ना। अब देखें ये जो सुक्राल्फेट और बिस्मथ सब सेलिसाइलेट्स हैं, ये जो है ये हम अब सुक्राल्फेट की बात करें तो सुक्राल्फेट नीड्स पोलीमराइजेशन एंड एसिडिक मीडियम, ठीक है ना, यानी कि सुक्राल्फेट नीड्स पोलीमराइजेशन एंड एसिडिक मीडियम, इसलिए हम सुक्राल्फेट को प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के साथ कंबाइन नहीं कर सकते। ये दूसरी ड्रग है, देखें, जो एक क्लोपिट्रोग्रिल है जिसको जो तो कंट्रा इंडिकेटेड है ना, लेकिन इसको हम प्रोटॉन पंप सुक्राल्फेट को भी हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के साथ नहीं दे सकते। इसके अलावा देखें कि बिस्मथ जो सब सेलिसाइलेट है, बिस्मथ सब सेलिसाइलेट, ये भी हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के साथ दे सकते हैं, इसको देने में कोई इशू नहीं है इन दोनों को, ठीक है ना। तो ये आप पॉइंट याद रखें, सही है, ठीक है ना। तो ये हमारा है, ये देखें 392 पे, तो ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ठीक है ना। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो है ओमेप्राजोल हो गए, लेंसोप्राजोल, इसोमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, डेक्स लेंसोप्राजोल, ठीक है ना। ये सारे मैकेनिज्म ऑफ इंजरी वही रिवर्सिबली इनहिबिट करते हैं प्रोटॉन पंप को, जिसको हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप कहते हैं इन द पैराइटल सेल्स के स्टमक में, ठीक है ना। उसके बाद क्लिनिकल यूज पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्राइटिस, इसोफेजियल रिफ्लेक्स, ठीक है, ज़ोलिंगर एलिसन एंड कंपोनेंट ऑफ द थेरेपी फॉर H पाइलोरी। ये देखें यहाँ पे अगेन वो H पाइलोरी है, स्ट्रेस अल्सर प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है, जिसको कुशिंग्स कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गए, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद ये ज़ोलिंगर एलिसन में देखें, इसमें हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दे सकते हैं, लेकिन अनलाइक H2 ब्लॉकर्स देखें आर यूजलेस इन ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, ठीक है ना, ये याद रखें आप, ठीक है ना। उसके बाद देखें कि क्लिनिकल यूज़ हो गया एडवर्स इफेक्ट्स में इंक्रीज इन्फेक्शन बाई क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल, ठीक है ना, ये वही है जो एसिड लेबाइल ऑर्गेनिजम्स को ये बढ़ावा देते हैं इनकी ग्रोथ को, ठीक है। फिर निमोनिया करा सकते हैं, एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस करा सकते हैं जो ऑलरेडी जो क्रोनिक किडनी CKD के पेशेंट्स हैं उनमें। उसके बाद डिक्रीज़ करते हैं सीरम मैग्नीशियम को एंड विद लॉन्ग टर्म यूज़, और डिक्रीज़ करते हैं सीरम कैल्शियम को, ठीक है ना। सीरम कैल्शियम मतलब सीरम नहीं है, कैल्शियम की ऑब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है ना। सीरम मैग्नीशियम को तो ये डिक्रीज़ करते हैं, लेकिन कैल्शियम की ऑब्जॉर्प्शन को भी डिक्रीज़ करते हैं। डेफिनेटली जब ऑब्जॉर्प्शन कम होगी तो सीरम में भी हो सकता है कि कम हो, ठीक है। उसके बाद देखें जब कैल्शियम कम होगी ना तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस का सामना करना पड़ेगा आपके पेशेंट्स को, और क्या होगा आपके पेशेंट्स को फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास